नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 4 की। तो तब तक अपना टेस्ट नंबर 4 स्टार्ट होता है, उससे पहले मैं आपको जैसे कि पूर्व में बता चुका हूँ, उससे पहले वाले जो टेस्ट लिए थे उनमें हमने डिस्कस किया था कि आप लोगों को अपनी कॉपी पेन जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको लेके बैठना है और साथ में 1 से लेके 20 तक काउंटिंग लिख देनी है और उनके सामने जो भी क्वेश्चंस आएगा आपके स्क्रीन पर, उस स्क्रीन पर उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका जो भी उसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर आपको उसमें लिख देना है। ठीक है, तो ये सारा जो भी है वो आपको अपना पहले की तरह उसी सीक्वेंस में आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कोट्स देना चाहता हूँ। आज मुझे अच्छा लगा था तो मैंने लिखा आपके लिए, तुम हार जाओ तो ठहरना मत। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तुम हार जाओ तो ठहरना मत, चल पड़ना, क्या पता जीतने वाले आगे हार के खड़े हों। एक बार फिर रिपीट करूं, तुम हार जाओ तो ठहरना मत, चल पड़ना। तुम हार जाओ तो ठहरना मत, चल पड़ना, क्या पता जीतने वाले आगे हार कर खड़े हों। ठीक है, इसी कोट्स के साथ हम हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ डायरेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम देन फ्लक्स विल बी। कहने का मतलब है कि क्रॉस सेक्शन एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो फ्लक्स क्या होगा। हिंदी में बात करें, यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एवं विद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान हो तो फ्लक्स क्या होगा, यानी फ्लक्स होगा। तो ऑप्शन ए आपका 0, बी 1, सी आपका -E.ds और डी आपका E.ds। तो इसका जो भी राइट आंसर हो वो आप अपने कॉपी के अंदर जो भी है वहाँ लिख दीजिएगा। साथ में चैट बॉक्स में जो कमेंट बॉक्स है वहाँ भी अपना कमेंट कर दीजिएगा। देखो, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे इन टेस्ट के अंदर करवा रहा हूँ, इनमें से जो भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस लगभग 90 या 80% जो क्वेश्चंस होंगे, स्मॉल क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे या जिनको अपन बोलते हैं वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चंस बोलते हैं, है ना, यानी अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक प्रश्न जो होते हैं वो इन्हीं प्रश्न में से बनेंगे। इतना फैक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप हर तरीके के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, तो आप हर तरीके के क्वेश्चंस का यहाँ पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो भी राइट आंसर है वो आप अपने ऑप्शन में लिख दीजिएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ा है, उसकी यूनिट क्या होती है। अब जो भी आपका राइट आंसर है वो अपनी कॉपी में साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। हिंदी में बात करें तो कौन सा मात्रक आयतन आवेश घनत्व से संबंधित है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको बहुत, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए ये इजी लग रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए टफ होगा। तो जो पढ़ रहे हैं उनको इजी लग रहा है तो ये मत सोचना कि इजी क्वेश्चंस नहीं आते। इजी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। जो ज़्यादा डीपली जाता है उसकी परसेंटेज कम बनती है, और जो जस्ट ओवरव्यू रखता है, हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखता है, उसका परसेंटेज अच्छा बनता है। तो ये माइंड से निकाल देना कि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, नहीं आ सकता। आ सकता है। देखो, बोर्ड का कोई भरोसा नहीं होता कि क्वेश्चंस कहाँ से उठा ले वो। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस पे इतना ही बराबर ध्यान दो और जो इसका राइट आंसर है वो अपनी नोटबुक में या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू न्यूटन मीटर स्क्वायर C-1, यानी कूलाम इनवर्स। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी। सही बात है, यानी आपको यूनिट दे रखी है, इसकी आपको फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। यानी यूनिट तो आपको गिवन है, क्या कैलकुलेट करनी है, फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में बात करें तो मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स यानी कूलाम -1 की भौतिक राशि से संबंधित है। जो ये आपकी यूनिट है वो किस भौतिक राशि से संबंधित है। भौतिक राशि आपको दे रखे हैं, ऑप्शन ए में रेखीय आवेश घनत्व, बी में फ्लक्स, बी ये है आपका और आपका सी ये है। ठीक है, सी, बी और डी। तो सी पे आपका है विद्युत द्विध्रुव
और डी पर आपका विद्युत क्षेत्र। इसका जो भी राइट आंसर है वो फटाफट अपनी नोटबुक में और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है विच फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू m0 L-2 A1 T1 डायमेंशन, यानी v मा m0 L-2 A1 T1 से संबंधित भौतिक राशि है। इस तरह क्वेश्चंस 2018 में पूछा गया था कि 2018 में सीधा डायमेंशन दे दिया था उसकी जो भी फिजिकल क्वांटिटी थी यानी भौतिक राशि थी उसके बारे में पूछ लिया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत सारे आते हैं। तो आप लोग ऑप्शन ए है चार्ज, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन सी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, हिंदी में लिखा हुआ है सतह आवेश घनत्व, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दिस। जो भी इसका राइट आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, साथ के साथ में जो भी आपकी नोटबुक है उसमें भी लिख दीजिएगा। और बाद में ये जरूर पता करना कितने क्वेश्चंस हमारे सही थे, उसी बिहाफ पे अपन कह सकते हैं कि ये चैप्टर अपना अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच फॉर्मूला फॉर गाउस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी पैरावैद्युत, विद्युतशीलता भले ही काट देना, यहाँ पे चाहे तो आप क्या रख देना, पैरावैद्युत माध्यम में गाउस के नियम के लिए सूत्र है। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, Q अपॉन Q एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन R, Q अपॉन एप्सिलॉन M और नन ऑफ दीज। जो भी इसका राइट आंसर होगा वो फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एक बात ध्यान रखना कि कई बार क्वेश्चंस हमें कुछ अलग तरीके से पूछा गया होता है लेकिन आंसर सेम होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है तो आंसर उसका बदल जाता है। ये तो चीज़ विशेष कर ध्यान रखना, ऐसी कंडीशंस कई बार आपको मिलेंगी, तभी मैं इस तरह क्वेश्चंस आपको डाल रहा हूँ। तो इस क्वेश्चंस का आंसर जो भी सही होगा वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है इफ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ चार्ज देन व्हाट वुड बी फ्लक्स, यानी फ्लक्स क्या होगा, यदि आवेश का मान बढ़ाया जाए तो फ्लक्स के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी आपको गिवन है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा या फिर इंक्रीज आफ्टर डिक्रीज होगा। तो जो भी इसका राइट आंसर है वो फटाफट अपने जो भी कमेंट बॉक्स है अपना पूरा माइंड यूज़ करो और सही तरीके से उसको प्रयास करो। अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठे हो वहाँ पे थोड़ा सा रफ करना सीखो, यानी रफ में उन चीज़ों को लिखा करो कि क्या पूछा है क्या गिवन है, और उन चीज़ों को साथ में लिख के उनको सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। अगर इस तरीके से आप करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देखो चीज़ें सॉल्व तब होती हैं जब उस क्वेश्चन या वो जो प्रश्न आपको गिवन है उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाती हैं। अगर इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपके माइंड में हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और नहीं होती हैं तो आपको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया बोल सकते हो, डबल देन हाउ मच डेंसिटी ऑफ शीट, यदि क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिया जाता है तो जो डेंसिटी है शीट की वो क्या होगी, यानी यदि किसी शीट का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आवेश घनत्व क्या होगा। अब सीधी सी बात है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक डाला गया है कि आपको उलझाया गया है कि उसमें अगर उस चीज़ को अपन डबल कर दे तो आवेश घनत्व क्या होगा। अब सबसे पहले तो आपको आवेश घनत्व का फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ध्यान रखना यहाँ पे जो ये डेंसिटी है ये कौन सी है, चार्ज डेंसिटी है, ये चीज़ क्लियर रखना, ठीक है। चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट, तो आपको चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट कैलकुलेट करनी है। जो भी आपके पास मटेरियल है दिमाग में उसका यूज़ करो और इसका जो भी राइट आंसर है उस पर क्लिक करो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल इज 2r, आपके स्फेरिकल रेडियस को 2r कर दिया है, देन व्हाट वुड बी इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑफ सरफेस, यदि गोली के उसकी त्रिज्या 2r हो तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की समीकरण होगी। आपको इसमें से 4 इक्वेशंस गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम थोड़ा सा टाइम जरूर लेंगे। आप लोग अपनी नोटबुक में फटाफट इसको सॉल्व करो, इससे रिलेटेड जो भी माइंड में इक्वेशंस हैं उनको यूज़ करो, उनमें वैल्यूज़ रखो, और वैल्यूज़ रखने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आती है उस फाइनल इक्वेशन की ओर आप बढ़ो, ठीक है। जल्दी करो। देखो कुछ चीज़ें अपन जब सॉल्व करते हैं तो टफ लगती हैं, लेकिन जब लाइन बाय लाइन
उन चीज़ों को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वो चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ आने लगती हैं, ठीक है। और फिर जब वो समझ आती हैं तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि क्या पूछा है और क्या क्या आंसर हमें देना है। जिस आंसर जो भी मैच होता है फिर उसको अपने को बेझिझक लिख देना चाहिए, ताकि अपना वो चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं और अपन नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो आपकी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो मन है, जो मेरा प्लान है वो ये है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस अगर सॉल्व करना सीख जाते हो तो एग्ज़ाम में किसी तरीके का कोई क्वेश्चन आता है आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे और ना ही आप वहाँ पे जाकर उन चीज़ों को अजनबी की तरह देखेंगे। आप लोगों को वो चीज़ें पता होंगी क्योंकि उससे पहले आप ये सब प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो भी राइट आंसर है वो आप लिख दीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ गिवन, यानी आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें जो भी सदिश का सही निरूपण है वो आपको लिखना है। तो कौन सा है, अब इसमें तो कोई सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधे ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शंस देखो और जो ऑप्शंस आपको राइट लगे उस ऑप्शंस पर आप क्लिक कर दो। क्लिक करने का मतलब अपनी नोटबुक में लिख दो, साथ में कमेंट बॉक्स है जो भी कमेंट कर देना, ठीक है। कई बार क्या होता है कुछ बच्चों को टाइम लगता है तो आप घबराना मत। जैसे हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म हो जाए वीडियो, उसके बाद इस वीडियो को रिपीट कर लेना और फिर आराम से बैठ के सॉल्व कर लेना। और टाइम लगता है तो वीडियो पुश करके और फिर उसको आगे आराम से सॉल्व करना। आफ्टर दैट उसको वापस रीस्टार्ट करके और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में आपको परेशानी हो ना, मेरा सिर्फ उद्देश्य ये कि हर तरह के क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला सकूं ताकि आपकी हर तरीके की जो प्रिपरेशन है वो हो सके, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, यानी इलेक्ट्रिक प्रेशर का कौन सा फॉर्मूला इनमें से है। आपको फिर वही 4 ऑप्शंस गिवन है। अब इन 4 ऑप्शंस में से जो भी राइट ऑप्शन आपको दिख रहा है या आपके मुताबिक जो राइट ऑप्शन है आप उसमें फटाफट कमेंट बॉक्स जो भी है उसमें उसको देके कमेंट कर दीजिएगा और जो भी आपकी नोटबुक में आपने बना रखा है उसके सामने उसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विद्युत दाब पूछा है यानी इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब इलेक्ट्रिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो आपके माइंड में आना चाहिए। अगर वो माइंड में नहीं है तो समझ लेना कि आपकी प्रिपरेशन में कमी है, अगर वो है तो समझो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, ठीक है। इसमें कोई बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, टिक मार्क क्वेश्चन है यानी आप सीधा इसको सॉल्व कर सकते हो। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था द चार्ज ऑन एन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10 माइक्रोकूलम। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द शीट इन एयर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की अपरिमित अचालक शीट पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है तो शीट के पास हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना पड़ेगा और पेन कॉपी यूज करो और फटाफट उसके अंदर जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करना शुरू कर दो, स्टार्ट कर दो। जो वैल्यूज गिवन है उनको रखो और रखने के बाद जहाँ तक आप पहुँचते हो कोशिश करो कि आप आंसर तक पहुँच सको। मैं आपको 1 मिनट इसमें टाइम दूंगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जो भी स्टूडेंटों के पास अगर ये फॉर्मूला पता है कि किस तरीके से सॉल्व होता है उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखकर, तो वैल्यूज़ पुट करो और कैलकुलेशन करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर अपन सही तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेशन करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा कि आपको कैलकुलेशन करना भी सीख जाओगे आप, ठीक है। और अगर किसी को टाइम लगता है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैंने बता दिया है तरीका आपको कि आपको ये हर हाल में प्रैक्टिस करके जाना है। चाहे टाइम ज़्यादा भी लगे परेशान मत होना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत कम प्रैक्टिस होती है और वो न्यूमेरिकल्स को देख के थोड़ा डर जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि हम किस तरीके से वैल्यूज़ रखें और कैसे उसका आंसर लेके आएँ। तो उस कंडीशन में आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि आपको ये क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करके जाने हैं। इन क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में एज इट इज़ मिलेंगे, बस कोई अगर होगा तो वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी पैटर्न आपका यही रहेगा और इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस वहाँ मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ये हम जो सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं और अब आपका टाइम बहुत कम बचा है ना। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दो,
अभी चैप्टर नंबर 2 के जो भी क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूँ। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो चैप्टर है उनके भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप यहाँ पे बैठ के आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो जिनका आंसर आया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और अपनी नोटबुक में लिख दो, और नहीं आया है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑन गिविंग ए नेगेटिव चार्ज टू ए सॉप बबल इट्स रेडियस, यानी साबुन के बुलबुले को अगर हम ऋण आवेश देते हैं तो उसकी त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो ए डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब कम होना, इंक्रीज बढ़ना, रिमेन अनचेंज मतलब कोई बदलाव नहीं, यानी कोई चेंज नहीं, डाटा इन एडिक्वेट मतलब कि वो कहते हैं ना कि इनसफिशिएंट डाटा, मतलब कि अपने को डाटा सही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जो भी इसका राइट आंसर है फटाफट अपनी नोटबुक में लिख दीजिएगा। और इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसमें देख लेना कि चेंज करते हैं तो कहाँ चेंजेस आते हैं, उस चेंज के बिहाफ पे राइट ऑप्शन देख लो और फटाफट अपना आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, विच फॉर्मूला इज राइट फॉर रेडियस ऑफ चार्ज सॉप बबल। अब इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर माइंड में फॉर्मूला याद है तो आप फटाफट से ऑप्शंस में राइट आंसर देख के दे सकते हो। अगर नहीं है तो फिर ये इसको सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल है, फिर आप इसको क्या सॉल्व करोगे इसमें। तो ध्यान रखना वो डेरिवेशन आपको आना चाहिए। डेरिवेशन का जो लास्ट फॉर्मूले हैं वो सबको याद होने चाहिए, चाहे आप किस तरीके से करो, कैसे भी करो, लेकिन उनको याद करो। ठीक है, याद करने का मतलब उनको अपने माइंड में रखो, है ना, तभी आप इन चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। अगर उन चीज़ों को नहीं रख पाते हो, चाहे डेरिवेशन करके रखो चाहे डायरेक्ट रखो, तो ही आप इनको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये आपसे टच नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका जो भी राइट ऑप्शन है वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मूला इज राइट फॉर m1 l1 t-3 a-1 डायमेंशन, यानी वीमा m1 l1 t-3 a-1 के लिए कौन सा सही सूत्र है। अब आप फॉर्मूले देखो इसमें से, और फॉर्मूले में फटाफट डायमेंशन रखते जाओ, और जो डायमेंशन आपको सटीक बैठे, सही बैठे, उसको फटाफट अपने जो भी आपका कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर दो। अब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें डायमेंशन से फिजिकल क्वांटिटी निकालना आसान नहीं होता, लेकिन ऑप्शन से फिजिकल क्वांटिटी निकालना आसान होता है। यानी ऑप्शन में वैल्यूज रखने के बाद उसका सॉल्व करो, और फिर जो ऊपर वाली क्वेश्चन से जो मैच होती है, जो इस इक्वेशन से मैच होती है, मतलब इस डायमेंशन से मैच होती है जिस फॉर्मूले की, उन फॉर्मूले की, तो यहाँ से आप जो भी राइट ऑप्शन है उसको आप फटाफट लिख दीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन EFI विल बी, यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो जो भी इसकी फॉर्मूला है वो फटाफट इलेक्ट्रॉन के लिए वो लिख दीजिएगा। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, इसमें तो सिंपल सा है, आप अपने माइंड में फॉर्मूला रिवाइज करो और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और आंसर लेके आ जाओ। ठीक है, इसमें जो भी राइट ऑप्शन है वो लिख दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है 16 क्वेश्चन, लिविंग फ्लक्स टेकिंग, यानी जो फ्लक्स छोड़ के जा रहा है उसको क्या लेते हैं हम, नेगेटिव, जीरो, न्यूट्रल या पॉजिटिव। यानी छोड़ने वाले फ्लक्स को लेते हैं नेगेटिव, लेते हैं जीरो, लेते हैं पॉजिटिव। अब ये बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब ट्रिकी करना मतलब सिंपल क्वेश्चन है, आपके माइंड में वो चीज़ है तुरंत आप क्लिक कर दोगे, नहीं है तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 पॉइंट चार्ज गाउसियन सरफेस विल बी, यानी बिंदु आवेश के लिए गाउसियन सतह होगी। मैंने आपको बताया था कि गाउसियन सतह किस तरीके की हो सकती है, कौन से चार्जेस के लिए किस तरीके से बनेगी, वो अब आपके माइंड में होना चाहिए। अगर है तो आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है अपना स्फेरिकल, बी है लीनियर, सी है सिलेंड्रिकल, डी है कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो भी राइट आंसर है वो फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नोटबुक में लिख दो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 लीनियर चार्ज गाउसियन सरफेस विल बी, यानी रेखीय आवेश के लिए गाउसियन सतह होगी। तो अपने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला है स्फेरिकल, बी है लीनियर, सी है सिलेंड्रिकल और डी है कोई नहीं। तो इसमें जो भी राइट ऑप्शन आपको दिखेगा, मतलब 17 और 18 क्वेश्चन एक ही है, बस चार्ज फर्क है, उसमें पॉइंट चार्ज, इसमें लीनियर चार्ज की बात करा है। तो जो भी आपके इसमें से राइट ऑप्शन है वो फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ई पैरेलल एस,
यानी ई किसके पैरेलल है, एस, देन फाई विल बी, तो फाई क्या होगा, ई पैरेलल एस हो तो फाई होगा 0 ई डी एस माइनस ई डी एस टू ई डी एस। तो इसका जो भी राइट ऑप्शन है वो फटाफट आप अपने माइंड में सॉल्व करने के बाद क्लिक कर दो। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा अगर टाइम लेना चाहो तो मैं 10 सेकंड और दे सकता हूँ आपको। आप समझो यहाँ ये क्या है, पैरेलल का साइन है। पैरेलल क्या होता है, समांतर होता है, और समांतर जब कोई ई और एस होगा तो वहाँ पर जो आंसर क्या होगा, चाहो तो आप इसको ई एस को डी एस भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, डी एस लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस यहाँ पे एरिया था यानी क्षेत्रफल था, आप इसको डी एस भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका जो राइट आंसर है वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर क्लोज सरफेस विच साइन टेकन, यानी संपूर्ण सतह के लिए कौन सा चिन्ह हम लेंगे। तो पहला है संपूर्ण सतह के लिए कौन सा चिन्ह, एक तो ये समेशन है, मतलब कि समाकलन का साइन इंटीग्रेशन का, ये समेशन है, ये क्लोज इंटीग्रल है, और ये नन ऑफ दीज है। यानी इनमें से 4 ऑप्शन में से जो भी राइट ऑप्शन है वो फटाफट आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब लगभग अपने 21 मिनट्स हुए हैं, 20 मिनट्स में से 20 क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। इसका मतलब अपनी स्पीड अच्छी है। अगर कोई को टाइम, किसी क्वेश्चन में कोई टाइम लिया, उसका पूरा नहीं हुआ, आंसर तक वो नहीं पहुंचा, उससे हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ गए, तो समझ लेना कि उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब थोड़ी और प्रैक्टिस अच्छे से करे। बाकी जो अपना कोशिश थी वो यही थी कि हम जो 20 या 21 मिनट के अंदर इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दें। ठीक है, अब देखते हैं इनका सॉल्यूशन, और जो भी आपका राइट सॉल्यूशन होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और जिनका राइट है बहुत अच्छी बात है, जिनका रॉन्ग होगा वो थोड़ा सा देखना कि हमने गलती कहाँ की है, और अगर वो गलती आपकी सुधर जाती है तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ो इसको, सिंपल सा देखो, बहुत ध्यान से देखो। इफ डायरेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को हम यहाँ पे डी एस ले रहे हैं। ठीक है, डी एस, और डाइलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई, ये दो हैं, डी एस और ई, इन दोनों की समान है। समान का मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो फ्लक्स, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अब फाई का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, क्या होता है, ई डॉट डी एस, और डॉट हट जाता है तो क्या जाता है, कोस थीटा। तो यहाँ पे कोस थीटा, कोस 0 वैल्यू यानी ई डी एस कोस 0, और आपको पता है कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे फाई कोस टू क्या हो जाएगा, ई डी एस, यही होगा ना, ई डॉट डी एस। अब ई डॉट डी एस कहाँ है, ई डी एस कहाँ है, ये रहा ई डी एस। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी। समझ आया कैसे होगा, मैं यही सॉल्व कर दिया है, आपको अलग से रखने की आवश्यकता भी नहीं है, और आपके सामने ही किया है। समझ आ गया, कोस 0 की वैल्यू 1 है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 जो होता है वो कोस 0 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका ई डॉट डी एस। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले सॉल्यूशन की ओर। हमारा अगला सॉल्यूशन देखो, कौन सा मात्रक आयतन आवेश घनत्व से संबंधित है। अब हमें पता होना चाहिए कि आवेश घनत्व, जो आयतन आवेश घनत्व, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम करते हैं रो से, रो से करते हैं। ठीक है, और रो से क्या होता है, Q अपॉन V। अब Q को हम क्या बोल देंगे, Q को बोल देंगे कूलाम, और V को क्या बोल देंगे, मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, कूलाम अपॉन मीटर क्यूब, और कूलाम अपॉन मीटर क्यूब कौन सा है, सी ऑप्शन। तो अपना राइट ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना आयतन आवेश है, आयतन तो वॉल्यूम में होता है, और वॉल्यूम का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो हमारा यहाँ पे जो रो का जो है भाई घनत्व, यही होता है आवेश घनत्व, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी अपॉन एम क्यूब। ठीक है, आप लोग परेशान मत होना किसी भी तरीके से, आप लोग इनको सिंप्लीफाई बिल्कुल इजी वे में सॉल्व करना सीखो। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, विच फिजिकल क्वांटिटी टू न्यूटन मीटर स्क्वायर C-1। अब देखो अगर ये दिखे ना आपको, इसको सॉल्व करना सीखो। न्यूटन को क्या बोलते हैं हम, न्यूटन को बोलते हैं फोर्स। ठीक है, और मीटर स्क्वायर को बोलते हैं एरिया यानी ds, और इस कूलाम को बोलते हैं चार्ज, और -1 है तो -1। अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, एफ डी एस अपॉन क्यू बोल सकते हैं इसको इस तरीके से। और एफ अपॉन क्यू क्या होती है, ई होता है, तो अपन इसको ये बोल सकते हैं ना, ई डॉट डी एस। और ई डी एस किसके बराबर होता है, यानी अपन ने पढ़ा है फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई डी एस होता है, यही तो पढ़ा है हमने,
फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई डी एस होता है, और ई डी एस इक्वल्स टू फाई, और फाई क्या होता है, फ्लक्स। तो यहाँ से राइट ऑप्शन देखो, रेखीय आवेश घनत्व ना भाई, फ्लक्स सही आंसर है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब मैंने आपको सिखाया है कि ये यूनिट है, उस यूनिट को अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अपन पहले लिख लिया करो कि भाई न्यूटन का एफ है तो एफ लिख दिया, मीटर स्क्वायर का डी एस है, भाई एरिया डी एस ही होता है, और कूलाम का क्यू होता है, और क्यू इनवर्स है तो क्यू का इनवर्स कर दिया अपन ने, इनवर्स है तो नीचे जाएगा भाई, एफ अपॉन क्यू हो जाएगा, एफ डी एस अपॉन क्यू। अब एफ अपॉन क्यू को अपन ने क्या लिख दिया, ई, क्योंकि ई का फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू तो होता है, और ई डॉट डी एस, तो ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, अपना फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ देखो फिर उसी तरीके से है, एम नॉट एल माइनस टू ए वन टी वन। अब देखो यहाँ पे एम नहीं है, यानी आवेश, आवेश क्या होता है, क्यू ए वन टी वन, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। इसका देखो एफ अपॉन क्यू होता है, एम वन आता है उसमें, ये भी नहीं हो सकता। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सतह वाला। अब सतह वाले में देखो, अगर सतह की बात करें तो सतह वाला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा अपन ने, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एस। क्यू की बात करें तो ए वन टी वन, और एस की बात करें तो एल टू, ऊपर जाएगा तो एल माइनस टू ए वन और टी वन, यही बनता है ना, और यही तो बन रहा है, देखो ना यही तो बन रहा है। तो यहाँ से आ गया, मतलब सीखो पहले सॉल्व करना। चार्ज भाई ये तो ए वन टी वन ही तो होता है चार्ज, ठीक है, नहीं हो सकता। विद्युत क्षेत्र ये होता है एफ अपॉन क्यू, और एफ अपॉन में एम वन आएगा, एम वन एल वन टी माइनस टू, तो एम वन आ गया तो एम नोट तो है यहाँ पर, एम वन तो है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। अब ये करके देखा हमने, ये हो गया, और इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन दे ही नहीं रखा, तो एक राइट ऑप्शन ये होगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, सी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखो आप, विच फॉर्मूला फॉर गाउस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी पैरावैद्युतिक माध्यम में गाउस का नियम है। अब माध्यम आ गया यहाँ पर, और वो भी पैरावैद्युत माध्यम है, पैरावैद्युतिक माध्यम। अब पहले तो हमने पढ़ा था एयर के लिए, जो एयर के लिए तो सीधा पढ़ा था हमने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये था निर्वात के लिए, अगर हम बात करें तो वैक्यूम के लिए था, सीधी सी बात करें तो, ठीक है, ये हिंदी में बात करें तो निर्वात के लिए था। अब माध्यम के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन एम, इसको क्या बोलते हैं, फॉर मीडियम। ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर मीडियम। ठीक है, ये चीज़ तो आप क्लियर है। अब मीडियम के लिए देखो यहाँ पैरावैद्युत माध्यम, अब पैरावैद्युत माध्यम यही तो है ना भाई, मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन एम की जगह हम क्या रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया ना एप्सिलॉन आर नोट के साथ में, तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन एम। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी राइट ऑप्शन, क्यू अपॉन एप्सिलॉन एम। ध्यान रखना यहाँ पर गाउस का नियम ये होता है, लेकिन माध्यम के लिए गाउस का नियम क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, बी है। तो कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो जिसका सॉल्यूशन बहुत शानदार है, इफ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ चार्ज देन व्हाट वुड बी द फ्लक्स। अब फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या तो ये फॉर्मूला होता है या होता है फाई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे फ्लक्स के आवेश का मान, आवेश का मान, इसमें आवेश है क्या, नहीं है, इसमें आवेश तब होगा जब ई की वैल्यू रखोगे आप, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आवेश है। अब ये आवेश का मान बढ़ाते हैं तो ये तो कांस्टेंट है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसका तो फर्क पड़ना नहीं। अगर ये वैल्यूज बढ़ाते हैं तो फ्लक्स का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी चार्ज बढ़ाने पर फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, सी, यानी क्या होगा, इसमें इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं कि इंक्रीज आफ्टर डिक्रीज, ऐसा थोड़ी पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज हो जाएगा, नहीं, लगातार क्या होगा, इंक्रीज होगा, कांस्टेंट भी नहीं होगा और घटेगा भी नहीं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा है आपका, सी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की सॉल्यूशन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन था, इफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, यानी से क्रॉस सेक्शन एरिया डबल देन हाउ मच चार्ज डेंसिटी ऑफ सीट, यानी जो उसका आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा। अब हमें पता है शीट दे रखी है, क्या दे रखी है, शीट, और शीट क्या होती है, अगर इसको बात करें तो सतह, क्या बोल सकते हैं इसको, सतह, और सतह यानी सरफेस, और सरफेस का क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा। ठीक है, इसका ये होता है सिग्मा। अब सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी एस। भाई चार्ज डेंसिटी पढ़ रहे हैं ना अपन, तो यहाँ पे अपन क्या निकाल रहे हैं, आवेश घनत्व तो निकाल रहे हैं, यानी चार्ज डेंसिटी तो निकाल रहे हैं, चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डी क्यू अपॉन डी एस। अब कहता है कि एस को अगर इसको दुगुना कर दें, यानी 2 गुना, यानी 2 से गुना कर दें इसको डी एस, अगर इसको हम 2 गुना कर दें
यानी 1/2 से क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और जब 1/2 करेंगे इसका, अब मेरी बात ध्यान दें, 1/2 करेंगे इसका, तो अब इस पर क्या इफेक्ट होगा, यानी आवेश घनत्व पर क्या फर्क पड़ेगा। यानी इसको अगर हम पहले, अब इसका एग्जाम्पल समझने के लिए मान लीजिए आपका ये चार्ज है, इसको अपन ने रख दिया dq/2ds, ठीक है, और एक है अपना सिग्मा इक्वल्स टू ds। तो अब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा इस पर। अब इसका जो इफेक्ट अगर अपने को निकालना है तो अपन क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर कि dq/2ds, यानी इसका क्या हो गया, हाफ हो गया। तो यहाँ पे जो सिग्मा आपको दिख रहा है, इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बी राइट ऑप्शन होगा। कैसे, अब देखो इसको समझने के लिए, जैसे मैंने आपसे कह दिया, यानी सिग्मा इक्वल्स टू 4/2 है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अब अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो पहले तो इसका आंसर आ रहा था बिना मल्टीप्लाई करे तो आ रहा था 2, और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 4/4 इक्वल्स टू 1, यानी पहले 2 था 1 हो गया, यानी क्या हो गया इसका हाफ। इसका 2 गुना किया तो वो हाफ हो गया, यानी अगर हम इसको डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, बी, हाफ। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले सॉल्यूशन की ओर। हाँ, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। इफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल इज 2r, यानी कितनी है, 2r, देन व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस। अब इसका आंसर देखो आप किस तरीके से आएगा। मैंने इसको अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है। वी नो दैट, हम ये जानते हैं ये होता है। अगर कोई नहीं जानता है तो अपनी नोटबुक खुलना, उसमें मिल जाएगा आपको। तो r इक्वल टू क्या कर दिया, 2r, यानी इस r की वैल्यू क्या रख देंगे अपने यहाँ पे, 2r रख देंगे, रख दिया। तो 2r², तो 4r² हो गया भाई, 2r का होल स्क्वायर तो 4r² हो गया। अब 4r², अब इसको सॉल्व करो, 4 × 4 भाई, 4 × 4 तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा भाई। 4 × 4 क्या होता है, 16 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, Q/16 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो आपको इसका राइट आंसर क्या होगा, Q/16 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। अब यहाँ देखो, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, आप चाहो तो वहाँ पे अपन इसको कर सकते हैं 18, क्या कर सकते हैं 16 करें तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। वहाँ इसमें से कोई नहीं बैठ रहा था, यानी 8 को हमने 16 किया तो डी बैठ गया। अगर इसमें लिखो तो चाहे तो ई ऑप्शन डाल देना, क्या लिखोगे, नन ऑफ दीज। ठीक है, अगर यहाँ 8 रहने देते हो तो फिर आपका राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन पहले ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, इन चारों में से कोई नहीं सेट हो रहा था। 16 किया तो ये सेट हो गया, और अगर नहीं करते तो नन ऑफ दीज, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, मैंने कैसे आया मैंने आपको बता दिया। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा राइट वेक्टर फॉर्म, यानी दिए गए सदिश निरूपण। अब देखो, ई वेक्टर आर वेक्टर अपॉन आर के बिल्कुल होता है भाई, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, ये लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा मोड जो होता है वो नीचे होता है, ऊपर नहीं होता है। यहाँ ऊपर दे रखा है, तो ये तो क्या हो गया, गलत। ये क्या है, सही। ये क्या है, सही। यानी इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों सही है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, डी है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले सॉल्यूशन की ओर। विच फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक प्रेशर, यानी इलेक्ट्रिक प्रेशर के लिए कौन सा फॉर्मूला सही, इसमें डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला याद है। ठीक है, इसको कोई सॉल्यूशन सोचना ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा है, सी इसका राइट ऑप्शन है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट दे रखा है आपको, P = ½ एप्सिलॉन नॉट E²। अगर किसी को नहीं पता तो अपनी नोटबुक खोल के देख लेना, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले सॉल्यूशन की ओर। हमारा क्वेश्चन था, द चार्ज ऑन एन इन्फिनिटी नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ एरिया 1 cm² इज 10 माइक्रोकूलम। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द सीट ऑफ एयर। यानी इसमें थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा अपने को, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखो, अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, चार्ज डेंसिटी क्या है, Q/A होता है। क्या होता है, Q/A। अब A अपना 1 × वहाँ पे था 1 cm², और 1 cm² को जब आप मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻⁴ m²। ठीक है, ये बदल दिया तो ये अपना किस में आ गया, m² में आ गया। और चार्ज दे रखा है अपने को 10 माइक्रो को मतलब 10⁻⁶। जब ये क्वांटिटी इससे डिवाइड होगी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 × 10⁻²। कैसे, -4 को ऊपर लेके चले जाओ, प्लस हो जाएगा, +4 और -6 तो -2 बचेगा, और 10 का 10 रहेगा, 1 से 10 डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो आपकी डेंसिटी है 10 × 10⁻²। अब आपको EFI का फॉर्मूला याद होना चाहिए, E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये अपन ने पढ़ा है। सिग्मा की वैल्यू रख दो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो, 2 रख दो सीधा। तो इसको सॉल्व किया तो 17.0
70 आ गया, 70 आ गया, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.56 इंटू 10⁻²। तो आपका राइट आंसर कौन सा है? 0.56 इंटू 10⁻10। माइनस नहीं, सॉरी, +10 है, तो आपका +10 कौन सा राइट ऑप्शन है? आपका डी राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा आ गया? आपका डी आ गया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन था अपना कि ऑन गिविंग ए नेगेटिव चार्ज टू ए सॉप बबल इट्स रेडियस, यानी साबुन के बुलबुले को ऋणावेश देने पर उसकी त्रिज्या होगी। तो सीधी सी बात है भाई, अगर किसी भी कोई ये बुलबुला है, आपको ये बुलबुला है, इसको आप नेगेटिव चार्ज और देते हो, इलेक्ट्रॉन और बढ़ेंगे, चार्ज बढ़ेगा और सारे आपस में रिपेल करके दूर जाएंगे, तो आपकी जो रेडियस है वो यस के बजाय क्या होगी? बढ़ना शुरू कर देगी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आर मतलब विच फॉर्मूला इज राइट फॉर रेडियस चार्ज शॉप। इसमें सीधा फॉर्मूला याद रखना है आपको। अब आर का फॉर्मूला क्या होता है? 8t∁0 सिग्मा का स्क्वायर, यानी सॉरी सिग्मा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? डी। अब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें भाई सीधी सी बात है, आप लोगों को सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाहे डेरिवेशन करके लाओ, चाहे सीधा माइंड में रखो, अगर तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था विच फॉर्मूला इज राइट फॉर m1l1t-3a-1 डायमेंशन, यानी इसके लिए कौन सा फॉर्मूला सही है? तो देखो भाई, m1l1t-1 यानी m1 आ रहा है, तो अपन इसमें देखो k/r में करके, f/q में करके देखो, f/s में करके देखो, यहाँ से तो s से s कैंसिल हो रहा है, तो f/q ही है, यानी b और c तो एक जैसा है। और अगर अपन f/q, इसका फॉर्मूला यही होता है, e का k/r² लिखो चाहे f/q, यानी तीनों एक ही तो हैं, यानी तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, तीनों फॉर्मूला एक ही है, तो एक ही डायमेंशन होगी तीनों की, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो सॉल्यूशन है उसके लिए देखें तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन EFi विल बी, अरे भाई E का फॉर्मूला क्या होता है? F/Q होता है। अब Q इक्वल्स टू क्या दे रखा है यहाँ पर? E, तो क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू F/E। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? F/E, यानी आपका कौन सा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, हम 16 क्वेश्चन देखो। लिविंग फ्लक्स टैकिंग, जो हमेशा छोड़ के जाता है उसको हम क्या लेते हैं? उसको यहाँ पे क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। आपको पता है अगर आ रहा है तो माइनस है, जा रहा है तो यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो हम जाने वाले को क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आपका डी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर बढ़े। 4 पॉइंट चार्ज गाउसियन सरफेस विल बी, 1 पॉइंट चार्ज है। अब गाउसियन सरफेस यही तो बनेगी और ये इसके चारों तरफ होगी, सर्कल नहीं है, ये इसके अराउंड है, यानी गोली है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? स्फेरिकल। ये कौन सा सरफेस है? स्फेरिकल, क्योंकि ये चारों तरफ होगी, इधर भी होगी, आगे भी होगी, पीछे भी होगी, साइड में होगी, लेफ्ट राइट आगे अप डाउन, चारों तरफ होगी, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? स्फेरिकल, यानी गोली है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऐसे ही आप 18 देख लो, 18 भी सेम ही है। 4 लीनियर चार्ज, ये कोई लीनियर चार्ज है आपका, ये लीनियर चार्ज है। अब इसके अराउंड अगर अपन गाउसियन सरफेस बनाते हैं तो यही तो बनेगी, और ये गाउसियन सरफेस बन गई इसकी, इसी गाउसियन सरफेस ये बन गई, तो ये कौन सी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। कौन सी होती है? सिलेंड्रिकल, यानी आपका ऑप्शन कौन सा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। E पैरेलल DS, E पैरेलल DS यानी E पैरेलल DS का मतलब थीटा इक्वल्स टू होगा 0, यानी दोनों जो E है वो भी और DS, ये E होगा, ये DS हो गया, दोनों पैरेलल है, यानी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाई होगा। अब फाई इक्वल्स टू होता है EDS कोस 0 कोस थीटा। अब यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 1, तो EDS, यानी फाई कोस थीटा हो जाएगा EDS। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था ना वो यही था, लेकिन वहाँ पे एक समान दे रखा था और यहाँ पे ये पैरेलल दे दिया, लेकिन आंसर जब क्या था अपना? EDS। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी। उसका भी DS आया था, इसका भी क्या है? DS आया। कैसे? मैंने आपको बता दिया है, पैरेलल का मतलब दोनों पैरेलल है, एक समान है, तो फाई कोस टू 0 डिग्री होगा, फाई कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 की वैल्यू EDS, तो यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हो आप। ठीक है, हम अपने लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 फॉर क्लोज सरफेस। अब क्लोज सरफेस के लिए हमें पता है ये होता है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, इस तरीके से लगाते हैं हम, जैसे मैंने क्लोज सरफेस के लिए तो EDS प्लस ये S1 के लिए हो गया, फिर दूसरी क्लोज सरफेस तो EDS, ये S2 के लिए हो गया। इस तरीके से हम करते हैं ना यहाँ पे एप्लीकेशंस के अंदर, तो यहाँ पे क्लोज सरफेस के लिए हमेशा ये आता है क्लोज इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने फिर बता दिया है, 0 से 5 के बीच में जिसके नंबर आ रहे हैं वो पुअर है, अगर किसी का 6 to 10 के बीच में है तो वो गुड है,
और अगर 11 से लेके 15 के बीच में है तो वो वेरी गुड है, ठीक है। और अगर कोई 16 से लेके 20 के बीच में ला रहा है तो वो कौन है, एक्सीलेंट, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आप अपने इस हिसाब से अपना अंदाज़ा लगा लेना और जो भी आपका राइट होगा वो आप देख लो। और अगर आप एक्सेलेंट में हो तो फिर आपका चैप्टर क्लियर हो गया है, वेरी गुड में है तो थोड़ी मेहनत करो, इसमें गुड में हो तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करो, और अगर 0 to 5 में है तो आपको फिर से पूरा पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। इसी के साथ आज हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है। जो भी आपके मार्क्स हैं वो फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि मुझे गुड मिला, वेरी गुड मिला या एक्सेलेंट मिला। जिनको मिलेगा अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला है उनको नेक्स्ट टाइम मिलेगा। आप अच्छे से मेहनत करो, ये वीडियो पड़ा रहेगा, यही मिलेगा आपको। आप चाहो तो इसकी दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो, तीसरी बार प्रैक्टिस कर सकते हो, चौथी बार प्रैक्टिस करते हो, यानी जब तक एग्जाम्स होंगे आप इसकी प्रैक्टिस आराम से करते रहो, ठीक है। सबको